यहाँ बोल है। दिस ट्रांसमिशन इज पावर्ड बाय डालडा। डालडा, ज्यादा बरकत, ज्यादा बचत। एंड ओलिविया। ओलिविया, शुक्रिया। एंड तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल। ज़र्रे को आफ़ताब बनाना तेरा कमाल, ज़र्रे को आफ़ताब बनाना तेरा कमाल। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल। हम दो सना तेरी तेरे महबूब की करूं, हम दो सना तेरी तेरे महबूब की करूं। तौफीक कर अता मुझे जब तक जीऊं मरूं, तौफीक कर अता मुझे जब तक जीऊं मरूं। तेरे ही ज़िक्र पाक में, तेरे ही ज़िक्र पाक में गुज़रे ये माह साल। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल। आमादा यूं तो मुझको गिराने पे था जहां, आमादा यूं तो मुझको गिराने पे था जहां। लेकिन तेरी निगाह करम से है मेहरबान, लेकिन तेरी निगाह करम से है मेहरबान। नाकाम हो गई है, नाकाम हो गई है मेरे दुश्मनों की चाल। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल। ज़ैनब लाखानी, माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा कलाम है। रब्बे ज़ुल जलाल आपने पेश किया, बहुत ही प्यारी आपकी आवाज़ है और बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई और आपने खूबसूरत सा कलाम पेश किया। और आज माशाल्लाह से देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जनाब, और रमज़ान का आखिरी रोज़ा है। जुमातुल विदा पर खुसूसी बोल न्यूज़ की नशियात जिसमें तलहा जतोई और सहरिश सुहेब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज की अच्छी बात सबसे पहले जो कि हमारा मामूल है हम आपके साथ शेयर करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसने ईदैन यानी कि शब ईद उल फितर और शब ईद उल अज़हा में सवाब के लिए क़याम किया, उसका दिल उस दिन नहीं मरेगा जिस दिन लोगों के दिल मर जाएंगे, यानी कि उसका दिल जिंदा रहेगा। कितनी ये खूबसूरत बात है और अल्लाह के कलाम में बिल्कुल ये ताकत है, बेशक ये ताकत है। और आपकी इस खूबसूरत हदीस मुबारक से मैं यकीनन लोगों को समझाना चाहूँगा कि रात में क़याम करना अल्लाह की रज़ा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक़ कायनात हर रात क़याम करते थे। हमें मशवरा दिया कि कम से कम बड़ी रातों को ज़रूर क़याम करें। और क़याम का मतलब है फजर से पहले जो रात का हिस्सा होता है, जो रात का आखिरी हिस्सा होता है। कई जगहों पे हमें आका दो जहां रहमतुल्लाह आलमीन ने समझाया है कि रात का आखिरी हिस्सा, आखिरी पहर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको कभी हाथ से जाने मत देना। इसी में आपको तहज्जुद पढ़नी है, इबादत करनी है, क़याम करना है, जिक्र करना है, कुरान पाक को पढ़ना है और समझना है तफसीर के साथ। यकीनन पता कहते हैं कि अगर आपने किसी से दिल की बात भी करनी है तो वो आप रात के दरमियानी पहर मतलब अगर आप करें तो उस वक्त इंसान ज़ाती तौर पर बड़ा इमोशनल भी होता है, क्योंकि वो तन्हाई में होता है, अकेला होता है, अपने बारे में सोच रहा होता है। और ऐसे में अगर आप ये खूबसूरत वक्त या कीमती वक्त अपने रब के हुजूर गुजारें तो इससे अच्छी बात और लेकिन आखिरी रोज़ा है सहरिश, मैं तो रमज़ान को बड़ा मिस करूंगा, मेरा दिल टूट रहा है। काश 10-15 रोज़े और मिल जाते हैं मेरे रमज़ान के। रमज़ान का महीना ही कुछ ऐसा है ना, और ऊपर से हम 4 से 6 बैठते हैं, अब फिर हम मंडे से जो सुबह 9 से 11 आएंगे, जिंदगी बदल जाएगी फिर। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें अब हम शामिल करते हैं आज की बड़ी खबर।
हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तलाफात, PTI से मुज़ाकरात आगे बढ़ नहीं सकी बात। अदालती हुक्म के बाद हुकूमत और अपोजिशन में हायल बर्फ पिघलने लगी। अयाज सादिक और साद रफ़ीक का असद कैसर से राबता हुआ। क्या सिराजुल हक का मुफाहमती मिशन कामयाब होगा? इस पर हम सबसे पहले बात करेंगे। अदलिया के खिलाफ हुकूमत का महाज, मैं ना मानूं की रविश बरकरार। सुप्रीम कोर्ट इस्लाहाती बिल पर अमल दरामद के नाम पर गुमराह करने की कोशिश। नोटिफिकेशन पर दस्तखत करने वाले अफराद तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो सकते हैं। अदालत उज़्मा बिल पर अमल दरामद रोकने का हुक्म दे चुकी है। सदर आरिफ अलवी ने बिल दस्तखत किए बगैर वापस भेज दिया। ईद में सिर्फ एक दिन बाकी, मगर ख़वातीन की तैयारी ताहाल नामुकम्मल। किसी को मेहंदी की फिक्र तो किसी को ब्यूटी पार्लर की। ताजिर ताहाल परेशान, मुल्क भर की मार्केटों की कहानी सुनाएंगे हमारे नुमाइंदगान अपनी जुबानी। और फिल्मी सितारों का मीठी ईद पर बड़ा तोहफा, शायकीन के लिए 5 फिल्मों का ऐलान। मनी बैक गारंटी कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। शायकीन ने भी फिल्म दादल और दूसरी फिल्मों पे उम्मीदें लगा ली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हुकूमत की एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुली खिलाफ वर्जी है। आया है अदालत उज़्मा के रोकने के बावजूद स्पीकर कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल गजट नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया है। बिल 10 अप्रैल को दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास में मंजूर किया गया। 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने बिल रोकने का तला हुक्म जारी किया था। यकीनन, और इस बिल के जरिए जो कानूनी माहिरीन है वो यही कह रहे हैं कि जो सुओ मोटो की पावर है वो चीफ जस्टिस से ले ली जाएगी। जबकि हम जानते हैं काजी फायज ईसा साहब मोहतरम जज हैं सुप्रीम कोर्ट के और साथ साथ मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस भी हैं। उन्होंने भी कह दिया कि सुओ मोटो मजलूमों के लिए लिया जाता है, उन लोगों के लिए लिया जाता है, इस ताकत का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है जो अपने लिए खुद खड़े नहीं हो सकते, लेकिन चीफ जस्टिस और अदालत उज़्मा उनकी मदद करती है सुओ मोटो की ताकत से। लेकिन मैं एक और चीज़ ये भी सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ एट द सेम टाइम कि जिस आइन को बनाने वाले, जिस कानून को बनाने वाले अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने अपने यहाँ सुओ मोटो की पावर खत्म कर दी है, लेकिन पाकिस्तान में आज भी है। तो यकीनन उन्होंने कुछ सोच समझ के पावर खत्म की होगी, लेकिन इस पावर का अगर सही इस्तेमाल हो तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। लेकिन सदर आरिफ अलवी ने वाज़ेह कर दिया है कि वो दस्तखत नहीं करेंगे, असेंबली वापस भेज दिया। अगर वो नहीं करेंगे तो उसके बाद तो ऑटोमेटिकली वो बिल बन भी तो जाता है ना। 10 दिन तक आई थिंक सो वेट किया जाता है। वो 10 दिन हो चुके हैं, वेट किया गया है, लेकिन क्योंकि सूरत हाल ऐसी है कि अदालत ने मना कर दिया था, अदालत ने एक्शन ले लिया था कि ये बिल पास नहीं हो सकता, इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। सारी सूरत हाल में सिराजुल हक साहब जो है इस वक्त सालिसी के कमीशन पे हैं, क्या वो कामयाब हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उनकी अपनी राय क्या है, वो उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की अभी कब से कुछ देर पहले, और ये मुझे लगता है कि ये कंसेंसस क्रिएट करने में शायद कामयाब हो जाए। चले उन्हीं से पूछते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। सिराज साहब, सुप्रीम कोर्ट एक तरफ कह चुकी है कि 14 अप्रैल को इलेक्शन कराने का फैसला वापस नहीं होगा। सियासी जमातों को इत्तेफाक राय के लिए कहा जा रहा है, आपकी भी कोशिश है। अगर हुकूमत ईद उल अज़हा के बाद एक साथ इंतखाबात के लिए रजामंद हो जाती है तो उसका कानूनी रास्ता फिर क्या निकलेगा? वैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो आज हमने देखा और चीफ जस्टिस को सुना तो उसमें भी लचक था, और वो तो बार बार यही कह रहे थे कि अगर आप लोग आपस में बैठकर किसी बात पर मुत्तफ़िक़ हो जाए तो अब ये सियासी लीडरों का भी इम्तिहान है कि लड़ना है या आपस में बैठकर एक तारीख़ पर मुत्तफ़िक़ होना है। हमारा ये मशवरा ये है कि लड़ने के नतीजे में सियासत और जमहूरियत ख़त्म होगी। वो जो कहते हैं कि लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और दूसरे की दुम, तो माजी 77 में 97 में हमेशा यही होता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो लोग आपस में लड़ते हैं उनका इख्तियार उनसे छीन लिया जाता है और फिर कोई और उसका फ़ैसला करता है। राइट था कि हुकूमत और PTI के दरमियान आप नेगोशिएटर का किरदार अदा कर रहे थे। इन इंतखाबात में डेडलॉक कहा जा रहा है कि आ रहा है, PTI और हुकूमत अब भी मेज़ पर नहीं आ पा रही। आप क्या समझते हैं कि आप उनको एक टेबल पे ले आएंगे, कंसेंसस क्रिएट कर पाएंगे? बहुत बड़ा चैलेंज है ये। देखिए, मैं हुकूमत और अपोजिशन में इस तरह सालिसी नहीं कर रहा हूँ कि उनके दरमियान कोई सुलह करने के लिए मैं निकला हूँ। मैं ख़ुद इस इलेक्शन का एक स्टेक होल्डर हूँ और ख़ुद चाहता हूँ कि इलेक्शन ऐसे मौके पर हो जाए जिसके नतीजे में पाकिस्तान की बेहतरी हो, और यही हमारा मौक़िफ़ है कि एक इलेक्शन की बजाय 4 इलेक्शन मुश्किल है,
आप सुबह पंजाब में पहले करेंगे, फिर KPK में भी करेंगे, तो 2 सूबों के नताइज कोई तस्लीम नहीं करेगा। यहाँ फसाद और खाना जंगी होगी गली गली कोचे कोचे में। और इसलिए मैं समझता हूँ कि एक इलेक्शन हमारे मसाइल का हल है। 77 में इस तरह टुकड़ों में तकसीम हो गया, टुकड़ों में इलेक्शन 77 में हो रहा था, तो फिर किसी ने उसको तस्लीम नहीं किया और नतीजतन फिर मार्शल लॉ आया, 90 दिनों के नाम पे आया था, और फिर वो 10-11 साल वो मार्शल लॉ हम भुगतते रहे। तो इसलिए मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी, PTI की चेयरमैन इमरान खान से भी, और पाकिस्तान पीपल पार्टी के लोगों से भी और दूसरे दोस्तों से इसी पर बात की है कि पार्टी सियासत हर एक की अपनी है, लेकिन अगर हमने इलेक्शन में जाना है तो ये हम सब का फ़र्ज़ है कि एक तारीख़ के तयन पर हम इत्तेफाक कर ले। ये ना हो कि किसी एक लीडर के कहने पर हो या किसी और लीडर के कहने पर नहीं। इलेक्शन का हिस्सेदार एक पार्टी नहीं है, 23 करोड़ आवाम उसके साथ दिलचस्पी रखते हैं। सारी में PTI का स्टांस तो शुरू से ये है कि फौरी इंतखाबात करवाए जाएं। हुकूमत का स्टांस है कि जी वक्त पर इलेक्शन हो। जमात इस्लामी किस तरफ खड़ी, क्योंकि आप लोग तो अब तक कराची में मेयर के इंतखाबात का फैसला नहीं ले सके। आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम यही चाहते हैं कि इलेक्शन हो और जो सुर्ख लकीर दोनों ने खींचे हैं उनसे हट जाए, 2 कदम पीछे, और एक ऐसे तारीख़ पे आ जाए जो सबको काबिल कबूल हो। आज वैसे सुप्रीम कोर्ट में हम गए थे तो हमने वहाँ एक नक्शा भी दिया, एक लائहा अमल भी दिया, यानी वैसी बात नहीं कि पूरा नक्शा भी दिया कि कब ये मुमकिन हो सकता है। मसला यह है कि इस वक्त सियासी जमातों को एक दूसरे पर एतमाद नहीं है और फासले बढ़ गए हैं, सियासत ज़ाती दुश्मनी में बदल गई है, दलील की जगह गाली ने ली है। और अब तो ये बात आप भी सुनते हैं कि या हम रहेंगे या वो रहेंगे, तो इससे ज़्यादा सख्त बात क्या हो सकती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सियासत अपनी हो, लेकिन हमें मिलकर इलेक्शन पर इत्तेफाक राय बनाना होगा। अगर हमने ख़ुद नहीं बनाया तो फिर ये इलेक्शन किसी को भी नसीब नहीं होगा। सही। अच्छा, लेकिन बड़ी अच्छी बात कही यहाँ पे सिराजुल हक साहब ने, लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ आपके सवाल के ऊपर कि आपकी जमात कराची में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में अच्छे रिजल्ट के बाद भी मेयर नहीं ला पाई है। जनरल इलेक्शंस की बात करें तो वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि आपको खातिर खा कामयाबी नहीं मिल सकी है माजी में, पिछले इंतखाबात में। हालिया इंतखाबात में क्या उम्मीद है? क्या आपको लगता है कि इस बार आप इलेक्शन जीत जाएंगे तो फिर क्या कौमी असम्बली में आपको कितनी सीटें मिलेंगी? क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात में तो सब कुछ आप हासिल भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ ना हासिल कर पाए, तो वहाँ पर क्या होगा? देखिए, गुज़श्ता इलेक्शन तो एक सिलेक्शन था और पहले से एक तयशुदा अरेंजमेंट था, और इसी वजह से जो बल्दियाती इलेक्शन जीतने के काबिल नहीं थे वो भी कौमी असम्बली में पहुंच गए। तो मेरा इसलिए मुस्तकिल ये मौक़िफ़ है कि जो 3 बासर और पावरफुल इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन हो, अदलिया हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, ये गैर जानिबदार रहे। इसलिए कि माजी में इन पार्टियों ने इन्हीं के कंधे को इस्तेमाल किया है और रातों रात ना रो करके अपने लिए रास्ते हमवार बनाते हैं। तो इस बार ये नहीं होगा और इसलिए हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी इसमें कामयाबी हासिल करेगी। पंजाब में अभी हमने 297 कैंडिडेट्स का चुनाव किया है और कराची में भी लोगों ने एतमाद किया है, बलूचिस्तान में जहाँ इलेक्शन हुआ है लोगों ने एतमाद किया है। और मेरे ख़्याल में इंशाअल्लाह जब भी आज़ादाना इलेक्शन होंगे और ये इदारे गैर जानिबदार रहेंगे तो जमात इस्लामी एक बहुत अच्छी पोजीशन से कामयाब हो सकती है, इसलिए कि अब कोई और ऑप्शन नहीं है। तमाम पार्टियाँ एक्सपोज हो गए, बेनकाब हो गए, उनकी कारकर्दगी लोगों के सामने आ गई। जमात इस्लामी है मुसीबत के वक़्त में आपके साथ खड़ी है, ज़लज़ले में, सैलाब में, कोरोना वायरस में। एक क्लीन जमात है, जमहूरी जमात है, करप्शन फ्री जमात है, खिदमत खल्क करने वाली जमात है, आम लोगों की जमात है। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए मेरे मुल्क के अवाम को? जमात इस्लामी आएगी। बहुत शुक्रिया अमीर इस्लामी हमारे साथ मौजूद थे। अल्लाह करे कि आप कंसेंसस क्रिएट करने में कामयाब हों, सियासी डेडलॉक ख़त्म करने में कामयाब हों। लेकिन मैं फिर सोचने मजबूर हूँ कि जो जमात
कराची का एक लोकल बॉडीज का इलेक्शन अच्छा खासा जीत कर भी अपना मेयर ना ला पाए, वो इतनी सारी जमातों में कंसेशंस कैसे क्रिएट करेगी? जो अपने मेयर के लिए कंसेशंस क्रिएट ना कर पाई, वो पूरी असेंबली के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या कंसेशंस क्रिएट करेगी? लेकिन कहा जा रहा है कि इनको ऊपर से कहा गया कि आप क्रिएट करें। चलें, अब ये तो वक्त बताएगा कि इनको कहा गया। लेकिन आज की सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी सहरिश मैं आपको अब देने लगा हूं, जो प्रोड्यूसर साहब ने रनडाउन में तो शामिल नहीं किया, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को देने लगा हूं। बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यकीनन सऊदी अरब में आज ईद है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हमने रमज़ान सऊदी अरब के साथ शुरू किया है तो हम ईद भी उनके साथ करेंगे, पर उन्होंने 29 रोज़े किए, हमने 30 रोज़े करने का फैसला किया। हमें चांद नज़र नहीं आया, उनको चांद नज़र आ गया। लेकिन जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है इसके पीछे वो ये है सहरिश कि कहा जाता है कि पाकिस्तान में जब भी 2 खुतबे होते हैं तो हुकूमत का तख्ता उलट जाता है, जुम्मे का खुतबा और ईद का खुतबा। इसीलिए यहाँ के लोग और यहाँ के हुक्मरान और पॉलिटिकल पावर्स चाहती नहीं है कि जुम्मे के दिन ईद हो और 2 खुतबे हों, क्योंकि तारीख ये बताती है कि जब भी जुम्मे की ईद आई है 2 खुतबे हुए हैं, हुकूमत घर गई है, सारा उसकी जो गेम है सारी उसकी बिसात पैक कर दी गई है। अच्छा, तो मतलब स्पेशली फिर ये अरेंजमेंट किया गया कि चांद नहीं दिखाना, छुपा दिया गया। सोचिए ना, सऊदी अरब को चांद नजर आ गया, बाकी दुनिया को चांद नजर आ गया, हमें नहीं आया। चले खैर, लेकिन तला बात यह है कि इस वक्त जो आवाम की हालत है ना वो बहुत पतली है। बढ़ती महंगाई ने आम आवाम की वो हालत कर दी है कि वो पेट पालें या ईद बनाएं। सरिश, मैंने कल आपको देखा था, आप बड़ी लाखों रुपए की शॉपिंग कर रही थी, मैंने मॉल में, डॉलमिल मॉल में आपको देखा था शॉपिंग करते हुए। वो फिर आप इस तरह गरीबों की खबर पड़ रही है, मेरे से मिलता जुलता कोई होगा, मैं नहीं थी, क्योंकि मैं तो यहाँ से ही तकरीबन इफ्तार के वक्त गई और इफ्तार के बाद बाहर निकलना नहीं कोई निकल सकता। इतना ट्रैफिक जैम होता है कि इंसान सोचता है कि बेहतर है घर पे ही कुछ। नाज़ाबाद की तरफ ऐसा होता है, आप सही कह रही हैं। देखिए, मैंने ईद की तैयारी पहले ही कर ली हुई है, तो लिहाजा मुझे निकलने की जरूरत नहीं थी। आगे बढ़े, अब मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। वैसे तो कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि जो पहले हालात हुआ करते थे चांद रात पर या फिर ईद से बिल्कुल पहले, उतनी रौनक या उतना रश बाजारों में इस बार नहीं है। तो मुझे बताइएगा, सबसे पहले हम इस्लामाबाद चलते हैं, नीलम हमारे साथ है। नीलम, बताइएगा इस्लामाबाद में मार्केट्स में क्या सूरत हाल है और क्या आपने अपनी शॉपिंग मुकम्मल कर ली? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त F7 मार्केट में मौजूद हूँ इस्लामाबाद की, और यहाँ पर आपको बताऊँ कि रश जो है तकरीबन ना होने के बराबर है। एक तो वजह यह है कि रोज़े का टाइम है, इफ्तार के बाद जो है यहाँ पर लोग जो हैं वो ज़्यादा निकलते हैं, रश ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन जिस तरह आपने सहरिश अभी महंगाई की बात की, तो गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल ये जो रश है कदरे कम जो है नज़र आ रहा है। और शहरियों ने बजाय कि जो पहले ब्रांड्स की चीज़ें लेते थे, अब लोकल मार्केट्स का भी रुख कर लिया। मैं इस वक्त एक लोकल मार्केट ही है F7 की, यहाँ पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर भी जो शहरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं। अलबत्ता महंगाई की वजह से अब हर चीज़ जो है उसकी कीमत जो है वो हवा में हमें उड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो लोग जो हैं कदरे कम शॉपिंग कर रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद के बासी शाम के औकात में, इफ्तार के बाद हमें मार्केट्स में ज़्यादा नज़र आते हैं। इस टाइम आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर लोकल मार्केट है, लेकिन यहाँ पर जो रश है वो तो नहीं है। अलबत्ता थोड़ी देर बाद लोग आते हैं यहाँ पर। रोजे में धूप होती है, गर्मी होती है, तो नहीं निकला जाता बाहर, तो लोग इफ्तार के बाद और जुम्मा भी है तो नमाज भी थी जुम्मे की, तो उस वजह से भी लोग जो है ना थोड़ा आराम करके निकलते हैं नमाज के बाद। ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल सहरिश, मौसम तो इस्लामाबाद का कदरे अच्छा है, बहुत अच्छा है बल्कि ये कहना चाहिए, क्योंकि अभी से रात के औकात में सर्दी का जो गुमा है वो भी होता है। तो इस वक्त ये नहीं कहना पड़ेगा हमें कि गर्मी जो है वो टका के पड़ी है इस्लामाबाद में, क्योंकि इस्लामाबाद का मौसम बहुत ही अच्छा है। जो कि रश की अगर आप बात कर रही हैं तो वो डेफिनेटली हमें इफ्तार के बाद जो है वो ज़्यादा मिलेगा। और आज चूँकि चांद रात भी है तो यकीन माने शाम के औकात में हमें इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ मराकज़ हैं यहाँ पर तिल धरने को जगह भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस्लामाबाद के बाद से कुछ करें ना करें, लेकिन चांद रात की औकात में हमें यहाँ पर इस कदर रश दिखाई देगा कि ना सिर्फ यहाँ पर शॉपिंग हो रही होगी बल्कि खाने पीने पे भी लोग हाथ साफ कर रहे होंगे। चलिए नीलम हमारे साथ रहिएगा। अब हम रुख करते हैं कराची का, और कराची रोशनियों का शहर है। कफील हमारे साथ हैं। कफील, आप किस मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर सिचुएशन क्या देख रहे हैं? क्या आपने अपनी शॉपिंग मुकम्मल कर ली कफील? हाँ, मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ ज़ियादा मार्केट से। मैं अपने कैमरामैन से कहूँ थोड़ा सा जूम करके दिखाएं कि ये जो सूरत हाल की यहाँ शॉपिंग करने वाले तो बहुत कम है, लेकिन जो घूमने वाले हैं उनकी तादाद ज़्यादा। थोड़ा मैं आपको आदत शुमार बताते चलूँ जो कि कराची ऑल ताजिर इत्तेहाद ने पेश किए हैं कि 75 साल में पहली मरतबा 2023 जो है वो सबसे बदतरीन साल करार दिए गए ख़रीदारी के लिहाज से।
50% से भी ज़्यादा जो है वो ख़रीदारी उससे भी कम जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और जो तखमीना लगाया गया आखिरी अशरे का, यानी कि जो आखिरी 15 रोज़ होते हैं, उससे में 20 अरब रुपए से भी कम को जो है वो ख़रीदारी जो है वो की गई। अगर हम बात कर लें कराची की मुख्तलिफ मार्केटों की, जिसमें ज़ैनब मार्केट है, तारिक रोड है, लांडी है, नॉर्थ कराची है, साइट है, बल्दिया है, उसके अलावा जो दीगर मार्केट्स हैं वहाँ ख़रीदार बहुत कम है। और जो ख़रीदारी की गई है वो उसमें ख़वातीन के जो है वो गारमेंट्स है, उसके अलावा बच्चों के शूज़ हैं, ज़ेबाइश के कपड़े हैं, उसके अलावा जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसमें देखी गई है। एक जहाँ जो ख़रीदार है वो तो मुझे नहीं मिल सके कि जो बात कर सके, लेकिन एक दुकानदार मेरे साथ है, रिजवान क्या सूरत? इस साल बहुत ख़तरनाक सूरत हाल थी कारोबारी लिहाज से, कारोबार बिल्कुल भी नहीं था। ऐसी उम्मीद थी कि शुरू के रोज़ों में नहीं होगी, आखिर के रमज़ान अशरे में जो है ख़रीदारी आ जाएगी तो हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ। कल भी मेरी जो सेल थी हमारे स्टॉल में 7,000 रुपये की हमने सेल करी है, रात 3 बजे तक हमने बैठ गए। लास्ट ईयर कैसा था ये? पिछले साल बहुत अच्छा कारोबार था, यानी कि कोई नुकसान वाली बात नहीं थी, कारोबार अच्छा था। अच्छा, जो खरीदार है वो 1 से 2 सूट भी ले रहे हैं या 1 सूट लेके इक्तफा कर रहे हैं? 1 सूट लेने में भी तकरीबन 1 घंटा लगा रहे हैं मेरे भाई। राइट कफील, राइट, यकीनन 7,000 रुपए का इन्होंने गुज़िश्ता रोज़ काम किया है, जबकि इन दिनों में इनका काम 70-80 हज़ार के करीब पहुँचना चाहिए। पेशावर में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं मोहम्मद नोमान से। मोहम्मद नोमान, पेशावर में क्या सूरत हाल है? वहाँ तो कहा जाता है कदरे चीज़ें सस्ती हैं थोड़ी। शहरों की निस्बत यहाँ महंगाई थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी जो हालात चल रहे हैं इस लिहाज से महंगाई ज़्यादा कम नहीं है। और जहाँ तक ईद की शॉपिंग की हम बात करें, ख़वातीन और बच्चों ने तो अपनी शॉपिंग आलमोस्ट कंप्लीट कर ली। अब थोड़ी मर्दों की शॉपिंग की हम बात करते हैं। और मर्दों की शॉपिंग की बात की जाए तो शलवार कमीज़ के साथ पेशावरी चप्पल अगर ना पहनी जाए तो तैयारी अधूरी महसूस होती है। यही वजह है कि मेरे अकब में आप देख सकते होंगे कि पेशावरी चप्पल पर ख़रीदारों का रश अभी भी दिखाई दे रहा है। वक्त बहुत थोड़ा रह गया है और लोग आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो पेशावरी चप्पल है, यहाँ की ट्रेडिशनल चप्पल, उसको ख़रीदा जाए। एक ख़रीदार हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं पेशावरी चप्पल क्यों ज़रूरी होती है और ख़ास तौर पर ईद पर पहनना। ये हमारे पेशावरियों की पहचान है इसलिए, और हमारा कप्तान पहनते हैं इसलिए हम लोग पहनते हैं। और कौन सी पसंद आप करते हैं? क्योंकि अभी कप्तान के बाद जरदारी साहब की नाम से भी चपली है, नवाज शरीफ के नाम से भी है, ज़ल्मी भी है। हमें तो सिर्फ कप्तान की पसंद है, दूसरी नहीं पसंद। नोमान मुझे भी नोमान पेशावर से कप्तान चप्पल बहुत पसंद है। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आखिरी बार पेशावर गया था तो अपने लिए चप्पल लाया था, उसके बाद मुझे वैसी चप्पल नहीं मिली। 13 नंबर मेरा पैर है नोमान, ब्लैक कलर कप्तान चप्पल, पैसे भिजवा दूंगा, मेरे लिए प्लीज करवाइएगा। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, वैसे कराची में तो दुनिया जहान की चीजें मिलती हैं, आई डोंट थिंक सो कि आपको यहाँ से कप्तान चप्पल ना पेशावर जैसी चप्पल नहीं मिलेगी, ये बता दूं। खैर, अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, चेयरमैन ऑल ताजिर इत्तेहाद है। अतीक मीर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। सर, क्या सूरत हाल है मार्केट्स की? महंगाई ने कितना परेशान किया है, बिजनेस कितना मुतासर हुआ है? जी अतीक साहब सुन सकते हैं हमें? चेयरमैन ऑल ताजुर इत्तेहाद अतीक मीर साहब से भी हम रब्ता करते हैं। और मैं बताऊं, इस दफ़ा जो ख़रीदार हैं वही नहीं बल्कि दुकानदार भी शक्लों से परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जाहिर है वो फिर यही बोलते हैं कि पीछे से महंगा मिल रहा है तो हम क्या करें, हम सस्ता नहीं बेच सकते, हमारी भी मजबूरी है। महंगाई ने बहुत ज़्यादा डैमेज किया है हमारी मईशत को। और हमारे नुमाइंदगान जो हमारे साथ मौजूद थे, इस्लामाबाद से नीलम, आपका मैं शुक्रिया अदा करूँगी। इसके साथ साथ हमारे साथ कराची से कफील अहमद थे, पेशावर से नुमान थे, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि महंगाई पे कुछ इंतजामिया कंट्रोल पाएगी और पेशावर से मुझे एक नई चप्पल मिल जाएगी। नोमान से मैंने बोला है कि मुझे भिजवा दें, लेट्स सी। ईद से पहले तो नहीं, ईद के बाद ही सही। ब्लैक कलर कप्तान चप्पल बहुत अच्छी होती है, आई रियली लाइक इट। चलो मेरा ख्याल है एक ब्रेक ले लेते हैं। नहीं, अच्छा जी, अतीक साहब आई थिंक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अतीक साहब हमारे साथ थे, लाइन में थोड़ी डिस्टर्बेंस थी, वो हमें सुन नहीं पा रहे थे। अतीक मीर साहब, इफ़ यू कैन हेयर अस प्लीज टेल मी, मुझे बताइए कारोबार इस महंगाई से कितना मुतासर हुआ है, कारोबारी बरादरी इस वक्त किस कदर परेशान है? इस वक्त एक दोहरा दबाव था जिसमें इन्फ्लेशन तो 50% के करीब पहुंच गया, जो कि गुज़िश्ता साल 15 पर भी लोगों की चीजें निकल गई थी। और इस साल आप देखें कि जीडीपी माइनस हो गया, गुज़िश्ता साल 6% से प्लस था। ये इतनी बड़ी तफरीक, इतना बड़ा डिफिसिट्स है कि जिसने लोगों के हवास गुम कर दिए।
तिजारत जवान पजीर हो गई। लोग खाने पीने की अशिया की कीमतों में उलझ के रह गए। देखें रमजान किस तरह गुजरा, किस तरीके से लोगों ने एक महंगाई माफिया का मुकाबला किया, जिन्हें किसी ने रोकने की कोशिश भी नहीं की। उसका असर ईद की खरीदारी पे, जिसमें बामुश्किल 40% लोग खरीदारी कर सके, बाकी राशन की तलाश में रहे। पूरा महीना हमने देखा, किसी ने हमसे नहीं कहा हमें ईद के लिए कुछ पैसे दे दो। में हर बंदा राशन मांगता रहा। इससे अंदाजा कर सकते हैं कि जो एक साल पहले 2000 में एक राशन का बैग बनता था, रमा साल वो बैग 6000 रुपए में भी नहीं था। तो अतीक साहब, हम ये देखते हैं कि वो कुछ तबका एक ऐसा भी होता है जो ईद के मौके पर खास तौर पर अपने दीगर कारोबार से हटकर एक स्टॉल्स लगाते हैं या फिर कुछ ना कुछ बेचते हैं कि कुछ पैसे बन जाएंगे। क्या इस साल उनको मौका मिल सका या कितना आपने कमी देखी है इस रुझान में इस बार? देखिए, स्टॉल्स लगाने की कोशिश तो हर कोई करता है कि मुलाजिम पेशा लोग कोशिश करते हैं एक महीने में उनके कुछ इखराजात निकल आए, कुछ मतलब उनको आमदनी हो जाए। लेकिन खरीदार हो तो वैसे ये तक निचले दर्जे के जो कारोबार थे, कुछ सेल भी उन्हीं नहीं थोड़ी बहुत की, क्योंकि लोगों को जैसे खवातीन को 1500-2000 की रेंज के सूट चाहिए थे, बच्चों के लिए 500-1000 के सूट की तलाश में रहे। इसी तरह जूते भी जो सस्ती कीमत के थे। तो स्टॉल्स पर हमेशा की तरह लोग तो आए, लेकिन वो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में सेल नहीं हो सकी। उसकी वजह ये एक ही रही कि लोगों के पास कुव्वत खरीद नहीं थी। गरीब तबके की ताजिर रहनुमा अतीक मीर साहब, आप माशाल्लाह से हमेशा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी। आप क्या मशवरा देंगे हुक्मरानों को, उन लोगों को जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पावर में हैं? देखिए, एक तो इस डेफिसिट्स को कम करें। कारोबार अगर बेहतर नहीं कर सकते तो महंगाई को कम करने के इक़दाम करें। पेट्रोल, देखिए कल एक बाइक का एक मोटर बाइक का पे सवारी ये कह रहा था कि 100 रुपए का पेट्रोल वो हमसे कहते हैं कि साशे में चाहिए। तो एक घर की तरफ जाते हैं और पेट्रोल खत्म हो जाता है। तो अगर किसी की तनख्वाह 20,000-25,000 है तो सोचें वो 6,000 रुपए तो पेट्रोल कीमत में खर्च करेगा। जाहिर है पेट्रोल भी काफी महंगा है और इससे बहुत असर पड़ता है। आप अतीक साहब हमारे साथ रहिएगा। लाहौर में मार्केट्स में क्या सूरत हाल है? मोइन भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। मोइन, बताइएगा, मार्केटें लाहौरी बाहर निकले हैं, भरी हुई हैं या फिर यहाँ पे भी दबाव कम है रश का? लाहौर में इस वक्त मार्केटों में रश देखने में नज़र आ रहा है। हम इस वक्त इशरा मार्केट में मौजूद हैं। इशरा मार्केट की सूरत हाल अगर आपको बताऊं तो अफ्तार से कबल ही लोग इस वक्त शॉपिंग कर रहे हैं, ईद की तैयारियों में इस वक्त मसरूफ़ हैं, क्योंकि जैसे ही अफ्तार के बाद लोगों ने निकलना है, रश काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जो लोग इस वक्त अभी प्लान कर रहे हैं वो यही कि अफ्तार से पहले ही सुकून से जो है वो ईद की शॉपिंग कर ली जाए। और यही सूरत हाल इस वक्त लिबर्टी, अनारकली, करीम ब्लॉक मार्केट, मून मार्केट और दीगर मार्केटों की है। पिछले साल की निस्बत मोइन ज्यादा रश है या कम है? जो है वो इंतखाब उनका किया जाए। हेलो, पिछले साल की निस्बत रश ज्यादा या कम है? अच्छा, आई थिंक मोइन से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। मार्केट में खड़े हैं, शोर भी होता है, आवाज़ सही से आ नहीं पाती। बहुत शुक्रिया मीर साहब। मोइन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बात वाज़े है, सूरत हाल संगीन है, लोगों के पास पैसे कम है, पैसे की वैल्यू रुपये की जो कंटिन्यूसली गिर रही है उसकी वजह से परचेजिंग पावर कम हो गई है। वो उसी 1000 रुपये से जो पिछले साल उन्होंने अच्छा जूता खरीदा था, इस साल उस 1000 में उनको अच्छा जूता नहीं मिल रहा है। वो अच्छा जूता अब 2,500-3 हज़ार का हो गया, जो पिछले साल 1000 का था। यकीनन ये वो मुश्किलात हैं जो पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त फेस कर रही है, महंगाई की वजह से, मुआशी बदहाली की वजह से, सियासी बदफेली की वजह से और मुआशरती गुनाहों की वजह से। बिल्कुल तलहा आपने वजह फरमाया, तल्ख हकीकत है ये, लेकिन हकीकत तो है, माननी तो पड़ेगी। अब एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैं चाहूंगी कि आप ज़ैनब खूबसूरत से कलाम पेश करें। बिस्मिल्लाह। पुल से उतारो राह गुज़र को खबर ना हो, पुल से खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो।
मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। वेलकम बैक नाज़रीन। और ईद की छुट्टियां इंशाल्लाह कल से शुरू होने वाली हैं और तलहा ने प्रोग्राम बना लिया है कि वो ईद पे मूवी देखने जाएंगे। भी यही डिस्कस कर रहे थे तो मैंने इनसे पूछा कि आप कौन सी मूवी देखने जाएंगे। तला आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे? मनी बैक गारंटी। फैसल कुरैशी, क्योंकि मेरे शहर हैदराबाद से उनका ताल्लुक है, बचपन से मैं उन्हें जानता हूं और क्या कमाल बंदा है, क्या उनके पास कंटेंट है, क्या विजन है, क्या कोरियोग्राफी, क्या उनकी एक एक चीज में कहता हूं बंदा कमाल है, क्लास है। और उनसे इससे अच्छी कोई फिल्म मैं नहीं समझता पाकिस्तान की हिस्ट्री में आई होगी। मौला जट के रिकॉर्ड तोड़ने वाली है मनी बैक गारंटी मेरी नजर में। आई कैन बी रॉन्ग, यू कैन डिसएग्री विद मी एज वेल। मनी बैक गारंटी तलहा कह रहे हैं कि वो ज़रूर देखने जाएंगे और इनको लगता है कि फिल्म अच्छा खासा बिजनेस करने वाली है। लेकिन इसका बेहतर जवाब मेरे से कामरान जावेद दे सकते हैं, जो कि फिल्म क्रिटिक भी हैं, चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। कामरान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे बताइएगा, क्या तलहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं? मनी बैक गारंटी हिट होने वाली है, ब्लॉकबस्टर होने वाली है? उम्मीद तो यही है, क्योंकि एक बात आजकल चल रही है कि फिल्म के एक्चुअली जो आपके क्या कहते हैं जर्नलिस्टिक सर्कल्स हैं कि दीज टाइटल्स आर अ लिटिल लैकलस्टर। आई डोंट सी इट दैट वे। आई सी इट इन अ वे कि देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी इन पाकिस्तानी सिनेमा दिस ईयर। सही है ना? आपके पास एक रोमांटिक कॉमेडी, रोमांटिक ड्रामा आपके पास आ रही है हुए तुम अजनबी पे, आपके पास एक कॉमेडी हाइस्ट क्या कहते हैं सोशल सतायर आ रही है, फिर मनी बैक गारंटी, आपके पास एक ग्रिटी थ्रिलर आ रही है। मैंने अभी तलहा से एक मूवी का पूछा था, इन्होंने शायद अभी उसका टीजर नहीं देखा। मैंने देखा एक मूवी एक और आ रही है नई, जिंदू नाम है उसका, जिसमें हुमायूं मलिक भी है। मुझे उसका टीजर बड़ा अपीलिंग, बड़ा अट्रैक्टिव लगा है, बड़ा अच्छा लगा है। मुझे लग रहा है कि वो मूवी भी बहुत अच्छी होगी। आई डोंट नो वो कब आ रही है, वो कब आ रही है? अच्छा नहीं, वो एक्चुअली एक सीरीज है। अच्छा, तो वो सीरीज है, वो सिनेमा की रिलीज नहीं है। तो दैट्स टोटली प्लेटफॉर्म्स के लिए होगी। सही। कामरान, तो आपने मुझे टिकटें नहीं भिजवाई, मैं कब से पिछली ईद से इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा सही है, तो आप इंशाल्लाह बस एक आध दिन में फिर चलते हैं मिलके। मनी बैक गारंटी की टिकटें चाहिए कामरान भाई, इंशाल्लाह। मनी बैक मेरे लिए नहीं, वो प्रोड्यूसर साहब कान में कह रहे हैं भाई हमें ना भूलना। अच्छा चले, सही है, फिर सही है, एक साथ करेंगे, एक साथ मिलके जाएंगे। चलें जी, जबरदस्त हो गया। कामरान, आप कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं तो कंफर्म करें। देखिए, मैं तो चारों की चारों देखूंगा। मेरी कोशिश है कि लाहौर कलंदर अगर लग जाए तो वो भी देखूंगा मैं। 5 के 5 मेरा टाइटल देखना। तो मेरा ख्याल है बस फिर आप मूवीज ही देखेंगे, ईद पे घर वालों को टाइम नहीं देंगे। ऐसा कभी कभार होता है, मगर अब क्या करें। अच्छा, आप रेकमेंड क्या करेंगे? The people who are watching us at home right now, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, आपको कामरान फॉलो करते हैं। हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते कि 5 मूवी देख सके। आप क्या रेकमेंड करेंगे, कौन सी मूवी देखें लोग? अच्छा, इसके अंदर सबसे बड़ा एक ये फैक्टर आ जाता है कि पर्सनल प्रेफरेंस की बात आती है ना। तो अगर किसी को एक्शन मूवी देखनी होगी या हॉलीवुड की फिल्म देखनी है, क्योंकि एक बात है कि जो हॉलीवुड की जो आवाम जो हॉलीवुड का कंटेंट पसंद करती है वो हॉलीवुड ही प्रेफर करती है, और जो पाकिस्तानी देखते हैं वो पाकिस्तानी देखते हैं, और जब बॉलीवुड की मूवीज आती थी तो जिनको बॉलीवुड देखने जाना होता था वो बॉलीवुड देखने जाते हैं। लेकिन कामरान, आपको मालूम है ना, मनी हाइस्ट पाकिस्तान में बड़ी मशहूर हुई थी। हर कोई रातों रात रईस होना चाहता है, और बैंक की चोरी की फिल्म नहीं, अब देखिए ना, उसके अंदर एक अच्छा एस्पेक्ट आपके पास आ रहा है। आपके पास बैंक रॉबरी मूवी आती नहीं है ना। चलिए, खैर ये है कि जिसकी जो पसंद होगी वो जाके मूवी देखेगा। 5 मूवीज हैं, ये गिफ्ट्स हैं जनाब, ईद के खास मौके पर, पुरमुसर्रत मौके पर। बहुत शुक्रिया आप कामरान जावेद, आप हमारे साथ मौजूद रहे। तो तला आपने भी मनी बैक गारंटी देख लीजिएगा, टिकट्स मिल जाएंगी आप। यार वसीम भाई भी तो एक्टिंग कर रहे हैं ना भाभी के साथ, शनीरा अकरम भी हैं उसके अंदर, तो फिर देखनी तो पड़ेगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। बोल के जायके इज प्रेजेंटेड बाय डालडा, ज्यादा बरकत, ज्यादा बचत। एंड पावर्ड बाय रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। वेलकम टू बोल के जायके। और आज हमारी रेसिपीज बड़ी मज़ेदार है, मेरी तो फेवरेट है। मैंने पहले ही बता दिया है शेफ़ शाकिरा को कि क्वांटिटी ज़रा अच्छी होनी चाहिए आज, ताकि हम आखिरी रोज़ा है तो दिल खोल कर अफ्तार करें। तो बता दें आप क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं फ्राइड राइस विद बारबेक्यू चिकन, और उसी के साथ हम इलेक्ट्रिक पिंक रूह अफ़ज़ा के जो ड्रिंक है उसके साथ बना रहे, और लेमनेड है। लेमनेड, ओके। अच्छा चलिए शुरू करते हैं।
और सबसे पहले आई थिंक चिकन आपने थोड़ी सी गला के रखी हुई है, मैरिनेट करके, और इसको क्योंकि प्रोग्राम में टाइम इतना नहीं होता कि हम उसी वक्त करें। अच्छा, आप चिकन की शक्ल देख सकते हैं, ऑलमोस्ट अब डन होने वाली है। इसके अंदर हमने क्या किया था, कौसर मसाले का हमने तिक्का मसाला और तंदूरी मसाला दोनों लेना है, दोनों को हाफ हाफ आपने पैकेट ले लेना है। टिक्का मसाला और तंदूरी मसाला और कौसर के जो मसाला जात हैं उनकी ख़ास बात है कि इनमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, ये ओरिजिनल जो मसाले हैं उन्हीं को पीस कर ये मसाले बनाए गए हैं। आप लाजमी अपने घर पर ट्राई कीजिएगा, बड़ा ज़बरदस्त ये ब्रांड है। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, इन मसालों के साथ आपने हाफ कप लेमन जूस लेना है, वो इसके अंदर क्वार्टर कप लेमन जूस लेना है, वो डाल देना है। दही हमने यहाँ पर 4 टेबल स्पून ही भर के लिया था, वो आपने डाल देना है। ऑयल आपने क्वार्टर कप लेना है और उसकी मैरिनेशन करके तकरीबन 6 घंटे तो रखिए तो बहुत अच्छा है, 2 घंटे भी रख सकते हैं। ओवरनाइट रखें तो बहुत ही ज़बरदस्त बारबेक्यू फ्लेवर इसके अंदर है। फिर आपने इसको इसी तरह से चूल्हे पे रख देना है और ये पकना शुरू हो जाएगा। जब ऑयल बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, ये डन हो जाएगी, तो कोयले की धुनी दे के आप इसको सर्व कर सकते हैं। साथ अब हम बना रहे हैं फ्राइड राइस। फ्राइड राइस के लिए हमें राइस की ज़रूरत है। यहाँ हमने राइस पहले बॉईल कर लिए थे। सबसे पहले हम यहाँ पर डालडा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। जी बिल्कुल, जहाँ ममता वहाँ डालडा, ना बदले ज़माना ना बदला डालडा। 80 सालों से ज़ायद माओं का इस पर बेहद भरोसा, इसे कामयाब ब्रांड बनाता है। आप सभी जानते हैं, हम सबका फेवरेट है। और डालडा लाया, ज़्यादा सेहत ज़्यादा क्वालिटी, क्योंकि डालडा क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। और यही वजह है कि हम आज भी अपने घरों में डालडा कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये जो बारबेक्यू चिकन है, मैं 2 टेबल स्पून ऑयल के साथ, ये यहाँ पर मेरे पास वेजिटेबल्स हैं। अनियन आप ले लीजिएगा, बारीक जो लंबी कटी हुई होती है वो, और यहाँ पर कैबेज है मेरे पास, शिमला मिर्च है, गाजर है, वो लेकर आपने हल्का सा सौते करना है। फिर जब वो सौते हो जाएगा तो जो हमारा बारबेक्यू चिकन है उसको आप फॉइल में भी रख के पेश कर सकते हैं और उसके ऊपर ये आपने जो सौते की हुई वेजिटेबल्स होगी वो हम डाल देंगे। अच्छा, यहाँ हमारा ऑयल गर्म हो गया है। इसके अंदर चिकन का भी मैं बता दूंगी, सेब्रोसो की चिकन है। जहाँ पर बात आती है क्वालिटी कंट्रोल की, सबसे ऊपर नाम होता है सेब्रोसो का। और मैं अब एक बार नहीं कई बार बता चुकी हूँ कि इनके सारे प्रोडक्ट्स ऑटोमेटेड मशीनरी के थ्रू बनकर आती हैं। पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट कम रखा जाता है, हाइजीन का ख़ास ख्याल रखा जाता है। कटिंग बड़ी ज़बरदस्त है, मतलब ना चिकन की साइज़ बहुत बड़ी होती है ना बहुत छोटी होती है। और हैचरी से लेकर जब तक फिनिश ना हो जाए प्रोडक्ट, तब तक सब कुछ ऑटोमेटेड है, ताकि ये गंदे बंदे जो हाथ लगते हैं इधर उधर, जर्म से पाक ये लोग अपनी प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। और हर तरह की इनके पास वैरायटी है। बिल्कुल, अब आपको टिक्का चाहिए, कबाब चाहिए, अफगानी बोटी चाहिए, नगेट्स चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है। वाइड रेंज है, आप मार्केट में जाएं आपको सब कुछ मिलेगा। अच्छा, ये आपने एग फ्राई किया, एग हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको हम जैसे स्क्रम्बल एग की तरह होता है, इसमें हम घुमा रहे हैं यहाँ चमचा, ताकि ये अलग अलग हो जाए। आप इसमें जर्दे का कलर ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि फ्राइड राइस में जब हम अंडों को फेंट के डाल रहे होते हैं तो उसमें जर्दे का कलर ऐड कर देते हैं। अच्छा, आप पे ये है कि लोग कहते हैं फीका होता है, तो आप इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ साथ ही मैं इसके डाल रही हूँ, ये मेरे पास वेजिटेबल्स है, ये गाजर, कैबेज, मेरे पास चावल जितने मैं उस हिसाब से ले रही हूँ, ठीक है। और ये हरी प्याज जो है मैं सबसे लास्ट में डालूँगी, ये कैप्सिकम है, ये मैंने डाल दी। इसी में जाएगा ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून, सॉल्ट जाएगा तकरीबन इसके अंदर जितने आपके राइस हैं, मेरे 1.5 टीस्पून इसमें जो है नमक जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये मैं कनौर का क्यूब पुलाव वाला जो है वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, पता है ये आजकल चिकन इतनी महंगी हो गई है और ये क्यूब इतना सस्ता, 70 रुपये का क्यूब है। और 70 रुपये में चिकन का असली मज़ा आपको मिल जाता है। भले दाल में डालें, भले पुलाव में डालें, भले किसी भी चीज़ में डालें, आप सब्ज़ी में डालें, तो चिकन का जो मज़ा है वो आपको 70 रुपये में मिल जाता है। अच्छा, ये अब आपने इसमें डाल दिया अच्छा कनौर का क्यूब, नमक और ब्लैक पेपर डल गया इसके अंदर जी, और सब्जियाँ और इसके साथ साथ इसी में हम सिरका सोया सॉस यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून। और थोड़ा सा जब हम चावल डालेंगे उस वक्त मैं ब्लैक पेपर और सोया सॉस ऐड कर दूँगी। अच्छा, ये हो गए आपके। अब ये हो गया, यहाँ पर मैं इसमें राइस ऐड कर दूँगी। बहुत आसानी से फ्राइड राइस, अगर राइस आपके बॉयल हो तो आप बासमती राइस ले सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं बता दूँ कि जो हमारा ये जो पैन्स हैं, ये जनाब शेफ़ मैजेस्टिक के पैन्स हैं। ये आप नमक इसमें देख लीजिए हस्बे ज़रूरत, अगर आपको और डालना है।
शेफ मैजेस्टिक के पैन्स हैं, सीक्रेट बिहाइंड फास्ट कुकिंग है, खाना ना जलता है ना चिपकता है, जल्दी से बन जाता है और एल्यूमिनियम कुकवेयर्स में ये पायनियर है। तो आप इनके कुकवेयर्स लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपका भरोसा बनेगा, आपको पसंद आएगा, खाना भी जल्दी बनेगा। अच्छा चिपकते भी तो नहीं है ना बिल्कुल भी जो है। अच्छा कि इसमें चिकन में ऑयल हो छोड़ गई है, बस इसको बंद कर दीजिए, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। यहाँ से हम ये अच्छा, और दूसरा हमारा ये फोटाइल का स्टोव है और हमारा माइक्रोवेव है, हमारा अवन है फोटाइल का। तकरीबन इनकी 15 से ज़ायद ब्रांचेस मौजूद हैं, इनके डीलर्स मौजूद हैं, तकरीबन 20 साल से ज़ायद इस ब्रांड को हो चुके हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके किचन में मजबूत सा स्टोव लगा हो और ज़बरदस्ती इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज हो किचन की, तो आप फोटाइल को लाजमी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मुल्क भर में बड़े शहरों में इनके डीलर्स मौजूद हैं जो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे और आप ये अप्लाइंसेज, बेस्ट किचन अप्लाइंसेज अपने घर में इस्तेमाल के लिए ला सकते हैं। अच्छा ये फ्राइड राइस हो गए, मैं यहाँ इसको हटा के जो है इधर कर देती हूँ मैं, ताकि चिकन को सौते कर वेजिटेबल्स को सौते करके हम जो चिकन डिश आउट कर रहे हैं उस पर रख के मैं आपको दिखा सकूँ। यहाँ मेरे पास प्लेटर्स हैं, इसी प्लेटर में जो है राइस और चिकन दोनों को हम सर्व कर देंगे। सही। अच्छा जी, ये मेरे पास वेजिटेबल्स है, हल्का सा सौते करना है 2 से 3 सेकंड, बहुत ज़्यादा आपने पकाना नहीं है। यहाँ मेरे पास प्याज नहीं है, लेकिन आप प्याज ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा सही। अच्छा उसके बाद यहाँ इसमें मैं थोड़ा सा ये ब्लैक पेपर और बहुत ही थोड़ा टू टेस्ट, यानी बिल्कुल ही माइनर सा मैं इसमें डाल रही हूँ, और थोड़ा सा सिरका सॉस, वो सोया सॉस, और आपने इसको ऐसे सौते कर लेना है। अब मैं डिश आउट करूँगी अपने, 1-2 सेकंड लगते हैं, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है वेजिटेबल्स का। क्या खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त सी। अच्छा जी, लाइए अभी हम पहले फ्राइड राइस निकालते हैं। ओह वाओ। अच्छा फ्राइड राइस वैसे भी जो शिमला मिर्च की खुशबू है ना, वो बहुत इतनी अच्छी लगती है, जानलेवा खुशबू होती है जो खानों से आती है शिमला मिर्च की स्पेशली। अच्छा हम सारे नहीं करें ताकि हम चिकन को भी इसी के साथ सर्व कर दें। ये बारबेक्यू चिकन हमारा बन चुका है। आज जो है इसको कोयले की धूनी देके बिल्कुल जो है ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप बारबेक्यू करेंगे ही तो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ हम ये सारी अपनी चिकन, थोड़ा सा ऑयल मैं इसके ऊपर ताकि इसकी शक्ल अच्छी लगे। सही। अच्छा इसके साथ जो ड्रिंक आप रेडी करने जा रही हैं वो ड्रिंक के हवाले से बताइएगा, उसमें क्या क्या शामिल होगा? अच्छा इसके अंदर हम ये वेजिटेबल्स इस तरह से, ये तो बहुत सारी हैं लेकिन मैं उतनी ही डाल रही हूँ जितनी ज़रूरत है, इस तरीके से आप सर्व कर सकते हैं। अच्छा जी, ड्रिंक के हवाले से बताइएगा आप, उसमें क्या ड्रिंक हम लोग उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे चाहिए एक, हमने पूरा सोडा वाटर, यानी मैं सोडा वाटर कैरी होती लेकिन कोई भी ड्रिंक आप इसका ले सकते हैं, ये पूरा एक हम इस्तेमाल करेंगे, इसमें पूरी बॉटल जाएगी। सही। अब इसे ब्लेंडिंग के लिए मैं थोड़ा सा इसके अंदर पुदीने की पत्तियाँ, सही, लेमन जूस तकरीबन 1/4 कप है मेरे पास, और मेन इंग्रेडिएंट रूह अफ़ज़ा। सिर्फ मैं इतना ही जानूंगी, रूह अफ़ज़ा जिसके बगैर जनाब आपकी इफ्तार की जो टेबल है वो अधूरी सी लगती है, कुछ कमी सी महसूस होती है और आपके जिस्म में पानी की कमी को ये पूरा करता है। सो रिफ्रेशिंग ड्रिंक, ठंडक का एहसास, और सालों हो गए हैं, तकरीबन 110 साल से ऊपर हो गए हैं कि हम रूह अफ़ज़ा को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे दस्तरख़्वान की ज़ीनत होती है रूह अफ़ज़ा, और जो हम लोगों की एनर्जी लो होती है पूरा दिन रोज़ा रख के उसको एकदम बूस्टअप मिलता है जब हम ये रूह अफ़ज़ा का ड्रिंक पीते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कुछ ऑल्टरनेट, कुछ ना कुछ तैयार करें। तो आज हमारा ये लेमोनेड है रूह अफ़ज़ा में जो हमने बनाया है, आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और सबकी पहली पसंद है रूह अफ़ज़ा रमज़ान में स्पेशली, और आज तो माशाल्लाह से आखिरी रोज़ा भी है। तो रूह अफ़ज़ा इसके बाद गर्मियों में चलेगा, दोपहर में स्पेशली जब बच्चे स्कूल से गर्मी में आते हैं या कोई मेहमान आ जाए तो हमें कुछ ना कुछ पेश करना होता है, तो रूह अफ़ज़ा बेस्ट है। अच्छा मैं यहाँ से ये नीट कर देती हूँ जी। ये आपकी दोनों रेसिपीज़ अब झटपट रेडी हो चुकी हैं, झटपट रेडी हो चुकी हैं। अब रमज़ान क्योंकि ख़त्म हो चुके हैं, आप चाहें ईद पर भी अपने लिए ये आप मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं। एडिशनल जिसे कहते हैं ना डिश एक हो गई है आपके पास।
सही। चलें जी कैमरामैन, आप अगर दिखा दें प्रॉपरली कि आपने ये जो ये फ्राइड राइस है और उसके साथ ये चिकन है बारबेक्यू, इसकी रेसिपी क्विकली बता दें। अगर रेसिपी कार्ड है तो वो शो कर देंगे प्रोड्यूसर साहब। इसमें हमने बारबेक्यू चिकन के लिए लिया था तंदूरी मसाला और टिक्का मसाला, दोनों आपने कौसर के हमने यूज़ किए। यहाँ पे हाफ ले लेना है, 1/4 कप आपने इसके अंदर लेमन जूस, ऑयल हमने 1/4 कप यूज़ किया, दही हमने 4 टेबल स्पून यूज़ करके इसको मैरिनेट करके रख देना है। ओवरनाइट कर दें तो बहुत अच्छा है। और फिर स्टीम पे रख के जब चिकन आपका पूरा डन हो जाए, रेडी हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए, उसमें आपने कोयले की धुनी दे के बारबेक्यू फ्लेवर दे देना है। साथ ही फ्राइड राइस है, बहुत आसान है। चावल को बॉईल कर लीजिए, साथ ही हमने उसमें ऑयल डाला, अंडे डाले और उसको स्क्रम्बल एग की तरह उसमें चमचा चला दिया था। उसी के अंदर हमने वेजिटेबल्स का यूज़ किया, कैबेज है, शिमला मिर्च है, गाजर है और हरा प्याज है, वो डाल के आपने सौते किया और इसी में हमने राइस को डाल दिया और ऊपर से सोया सॉस डाल के और 1 अदद हमने क्यूब यूज़ किया था कनौर का, वो डाल के हमने सौते करके अच्छे से मिक्स करके सर्व कर दिया। बिल्कुल। तो जनाब अब ये दोनों रेसिपीज़ आपने लाजमी आज अफ्तार में ट्राई करनी है। आखिरी रोज़ा कुछ स्पेशल करके दिखाएं ना, ऐसे थोड़ी जो डेली चीज़ें बनती हैं वो तो बनती रहती हैं, कुछ स्पेशल हो तो घर वाले खुश हो जाते हैं। तो आज तो जनाब चांद रात भी है, तो लाजमी है कि कल ईद होगी। तो मेरी और शेफ शाकरा की तरफ से आपको ईद की ढेरों मुबारकबाद और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और मुझे और शेफ शाकरा को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, ईद को भरपूर तरीके से एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। राइट, वेलकम बैक टू दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल। और हम बड़े उदास भी हैं क्योंकि आज आखिरी रोज़ा है, रमज़ान को अलविदा कहने का मेरा दिल तो नहीं चाह रहा, क्योंकि हमें अब 4 से 6 की जगह सुबह 9 से 11 आना पड़ेगा, सवेरे उठना पड़ेगा, रातों को जागना बंद हो जाएगा, लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया ईद की तैयारी कर रही है। सहरिश ने भी ईद की बड़ी तैयारी की है। जैसे रमज़ान ख़त्म होगा सहरिश का दुपट्टा उतर जाएगा, मॉड स्कॉट बन के ये फिर टीवी पर नजर आएंगी। ऐसा ही होगा सहरिश? ऐसा नहीं होगा तो मत कहें अब आप, मतलब ऑब्वियसली भाई स्क्रीन की पॉलिसी होती है चैनल्स की ऑन स्क्रीन आने की, उसी पॉलिसी को फॉलो करना हमारी मजबूरी होती है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, हमारे पास बड़े खास गेस्ट जी हाँ, बड़े प्यारे मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर उनकी तरफ जाएंगे। मैं शुक्रिया अदा करूंगा प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद अली जाहिदी साहब का। आप डीन हैं, फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। थैंक यू सो वेरी मच प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, आप अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। और आज जिस मौजू पर मैं बात करना चाह रहा था वो है सर ईद के फ़राइज़, क्योंकि आपको मालूम है अभी मगरिब की अजान के बाद शैतान आज़ाद हो जाएगा और फिर जिन लोगों ने 30 दिन से जो है वो तरावी पढ़ रहे थे, 5 वक्त नमाज पढ़ रहे थे, वो भूल जाएंगे कि यार मगरिब के बाद इशा की नमाज भी होती है और फिर फजर भी होती है और ज़िंदगी का अंदाज बिल्कुल बदल जाएगा। कोई उनके लिए पैगाम भी दीजिए और ईद कैसे मनानी चाहिए ये भी बताइए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो मैं समझता हूँ रमज़ान मुबारक में जो हमारा स्केड्यूल चेंज होता है, शायद ये भी एक रमज़ान का फ़लसफ़ा है कि अल्लाह ताला ये भी देखना चाहते हैं कि भाई हम अगर अपनी नींद को डिस्टर्ब कर दें, अगर खाने पीने के शेड्यूल को डिस्टर्ब कर दें, तो फिर भी अल्लाह के हुक्म की अताअत और फरमाबरदारी करते हैं या नहीं करते। बिल्कुल। तो ये भी एक टेस्ट है, ये भी एक चेक है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि रमज़ान के फ़ौरन बाद एकदम वापस तब्दीली आती है, तो ये बड़ी अजीब सी बात होती है कि जिस मस्जिद के अंदर लोग भरे होते हैं और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ रहे हैं, अव्वल वक्त में पढ़ रहे हैं, आयन ईद के दिन वो मस्जिद तलाश कर रही होती है मेरे नमाजी कहाँ खो गए, कहाँ चले गए। वो सारे जो हर रोज बड़ी तादाद में आते थे एकदम से गायब हो गए। फिर वो ईद की नमाज पढ़ने के लिए जोग दर जोग आ रहे होते हैं। तो ये असल में इसलिए होता है कि शायद हमने रमज़ान से कुछ हासिल नहीं किया, कुछ सीखा नहीं कि रमज़ान में 1 महीने तक जिस चीज़ की हमने प्रैक्टिस की, जिन गुनाहों को छोड़ने की प्रैक्टिस की, जिन फ़राइज़ को अदा करने की प्रैक्टिस की, उसको कंटिन्यू करना था असल में। तो इस कंटिन्यूएशन के मामले में जो है वो हम जो यूँ समझ लें कि एक शख्स है, डॉक्टर ने उसको कहा कि डायबिटीज को लिहाजा तुम्हें मीठी चीज़ें नहीं खानी है। अब वो मीठी चीज़ों से बचता रहा 30 दिन के बाद एक ही दिन उसने मिठाई भी खा ली और हलवा भी खा लिया, मीठी चाय भी पी ली और कोल्ड ड्रिंक भी पी ली और उसी दिन उसके शुगर शूट कर गई। ईद मनाने का सही तरीका बताइए प्रोफेसर डॉक्टर साहब। देखिए, ईद मनाने का तरीका तो खुद वाज़ेह है दीन इस्लाम में। मिसाल के तौर पर फितरा, ठीक, एक आप अपनी सेलिब्रेशन में गरीबों को, डाउन ट्रोडन पीपल जो अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहे, उनको शरीक करें माशाअल्लाह, ठीक है ना। एक ये नहीं कि हम ईद मना रहे हैं, हम अपने बच्चों के चौंसले उठा रहे हैं, हम अपने लिए शॉपिंग कर रहे हैं, अपने लिए तैयारी कर रहे हैं,
तो माशरे में ऐसे लोग भी हैं ना जो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी भी हेल्प। फितरा कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती, लेकिन बहरहाल एक घराने के लिए एक दिन की खुशी के लिए तो कुछ ना कुछ इसमें हेल्प हो सकती है। और क्या फ़राइज़ हैं? जी, नमाज हो गई, अच्छा, फितरा हो गया, नमाज ईद है मिसाल के तौर पर। अब नमाज ईद जो है वो एक तरह का शुक्राना है कि हमें अल्लाह ने तौफीक दी तो हमने रोज़े रखे, अल्लाह ने तौफीक दी तो हमने तिलावत कुरान की। बिल्कुल, तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करना, ठीक है, नमाज ईद, सजदा करना, जिक्र करना, दुआ करना। अच्छा, नमाज ईद का तस्वुर जो आके और आप एक ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में देखें इस्लामी तस्वुर में, तो जो खुतबा ईद है वो एक्चुअली हेड ऑफ द स्टेट दिया करते थे, खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन। न कोई खलीफा रहा, न कोई अमीरुल मोमिनीन रहे। सर आजकल तो मुसलमानों का हाल कि रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली ना रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कहा, ठीक है। वरना असल रूह ये थी कि जो हेड ऑफ द स्टेट होंगे वो कैपिटल में, और उनके नॉमिनेटेड जो गवर्नर होंगे वो प्रोविंसेस के अंदर, या काजी जो नॉमिनेटेड होंगे वो एक्चुअली लीड करेंगे इस ईदैन की नमाज को, और उनके सामने खड़े होकर एक खुतबा देंगे। उस खुतबे के अंदर उनको तक़वा परहेज़गारी का दर्स भी दिया जाएगा, उसके साथ साथ उनकी जिम्मेदारियाँ भी बताई जाएंगी। एक्चुअली इट वाज अ सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द हेड ऑफ द स्टेट, बिटवीन द रूलर एंड द रूल बम। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल मेरे जहन में आ रहा है, मैं आपसे डॉक्टर साहब पूछना चाहूँगी, मुझे क्या बताएगा, जब इब्तदाई इस्लाम के दिन थे तब जब ईद मनाई जाती थी, वैसे तो हम किताबों में भी पढ़ते हैं और जो फ़राइज़ हैं, हिदायत हैं, उनको फॉलो उस वक्त ज़्यादा प्रॉपर तरीके से किया जाता था, अब हम इतना ख्याल नहीं रखते। ये जो ईदी देने का कॉन्सेप्ट है, छोटे बच्चों को या बड़े छोटों को देते हैं, क्या तब भी ऐसे ही दिया जाता था या तब ये रिवाज नहीं था? नहीं, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा कि उस ज़माने में ईदी का रिवाज हो। ईदी कहाँ से आई सर? ईदी का मतलब देखें, असल में ईदी का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है कैश देने का। तो ये कैश देने का कॉन्सेप्ट तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन तोहफे तहाइफ देना, दावत करना, बुलाना, मेहमानदारी करना, ये चीज़ें राइज थी। क्योंकि आजकल के दौर में तो प्रोफेसर साहब ये है ना कि वो तुमने कितनी ईदी जमा की, मैंने 10,000 की, मैंने 20,000 की, मैं एक मुकाबला चल रहा होता है, एक नाराजगी भी होती है कि आपने नहीं दी। इस मुकाबले की वजह से हम सैडली अपने बच्चों को बहुत मटीरियलिस्टिक बना रहे हैं, उनको दौलत के पीछे भागने को सिखा रहे हैं कि दौलत है तुम्हारे पास, तुमने इतनी सारी ईदी जमा की है, तुम बड़े लकी हो, तुम बड़े खुशकिस्मत हो, तुम बड़े अक्लमंद हो। ये रिवाज बड़ा महंगा पड़ेगा हमें। जी, नोटों को गिनना और उसको संभाल के रखना और फिर मुतालबा करना, और इसके साथ साथ जो है वो पेरेंट्स जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते बाज़ औक़ात, तो उधार लेकर भी दे रहे होते हैं। एक चीज़ और होती है, अगर आपने भी गौर किया हो कि ये भी एक स्टेटस बन गया है कि इतनी कम ईदी दे दी, हाँ उसने ये दे दिया, इतनी क्या दे दी, नहीं देते, इतना दिया तो मुझे उसको इतना देना है। बिल्कुल, ये क्या मतलब माइंड सेट है, मतलब ये आप किस चीज़ की पजीराई नोट कड़क नहीं हुआ तो आपने कुछ दिया ही नहीं। ये इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये कल्चर का हिस्सा बन गया है। कल्चर कैसे आया, ये इस्लामिक कल्चर में कैसे आया प्रोफेसर साहब? हम ये अगर इसका पॉजिटिव साइड लें तो ठीक है, बच्चों को तोहफा देना, हदिया देना, ये तो ठीक है, लेकिन अगर ये कल्चर मुसीबत बनता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और ख़ास तौर पर सफ़ेद पोश लोगों के लिए एक मसला बन गया है, तो हमें इसको रिव्यू करना चाहिए। इसका अल्टरनेट लगा सकते हैं, हम कोई गिफ्ट देना शुरू कर दें, उसमें ग्रेजुअली इसको नहीं, और अगर आपकी इस्तेदात नहीं, आप नहीं दे सकते, तो आई डोंट थिंक सो कि किसी को बुरा बनाना चाहिए कि कुछ दिया नहीं है, या किसी को देखा देखी देना, किसी का वो कहते हैं ना कि लाल मुंह देख के अपना थप्पड़ मार के लाल नहीं कर लेते। जो अल्लाह ने दिया उस पर शुक्र अदा करें, और सोसाइटी को प्रूव करने की जरूरत क्या है भाई? आप खुश हैं, आप मुतमईन हैं तो बात करें। हमारे यहाँ हर सेलिब्रेशन के अंदर आ गया, मतलब शादी में लिफाफा देना, शो ऑफ, और हाँ पैसे को ही दिखाना, पैसे की दिखावट। प्रोफेसर साहब, किस तरीके से हम अपनी सोसाइटी में बेहतरी लेकर आएँ इस ईद पर? हम ऐसा क्या कर सकते हैं? क्योंकि मैंने नोट किया है सर कि जिनके पास पैसे कम हैं वो ईदी नहीं दे सकते, बच्चों को नए कपड़े नहीं दिलवा सकते, वो एक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैंने आज भी खबर सुनी कि एक ताजिर ने खुदकुशी कर ली, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, उसकी मग़फ़िरत फरमाए। खुदकुशी हराम है, हमारे दीन में नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं। इन ऐसे मुश्किल हालात में, कस्म पुरसी के हालात में प्रोफेसर साहब, लोगों में सब्र मैं नहीं देख रहा हूँ। और ये तो खैर आप ताजिर की बात करें, थोड़ा सा ऐड करूँगी, हम हर साल ये खबरें पढ़ते हैं कि वालिद ने तंग आकर परेशानी में बच्चों को ईद के कपड़े नहीं दिला गलों पे छुरी फेर दी, खुदकुशी कर दी, इस तरह की बहुत वो सब्र कहाँ चला गया? कि कहा गया था ना कि एक रोटी मिले तो एक बार शुक्र अदा करना, ना मिले 10 बार शुक्र अदा करना। आई थिंक ये टू वे है। एक तरफ तो आप आवाम को सब्र और शुक्र और क़नाअत पसंदी और इन सब तमाम चीज़ों का दर्ज दें, ये अपनी जगह, लेकिन अगर ऐसा माशरे के अंदर हो रहा है तो इसके ज़िम्मेदार जो हैं हुक्मरान भी होंगे, जाहिर है। देखिए, जिस माशरे के अंदर लोग अपने बच्चों को बेच रहे हों, जिस माशरे के अंदर माँ अपने बच्चों के साथ छलांग लगा रही दरिया में,
तो अब इतने क्या कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आप रियासत उसको की इल्ज़ाम दे जिम्मेदारी है सकते ना, हैं, आपने सिर्फ शहरियों की उसको आप वेलबींग। दीन का शऊर देंगे, सिर्फ उसको अवेयरनेस देंगे, या ये कि कोई और भी इसका जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो हम सब हैं मिन हैसुल कौम, हम सब का एक किरदार है, हम सबको अपना अपना शेयर डालना है, तब जाके ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनेगी। लेकिन सैडली जाहिद अली जाहिदी साहब, हम खबरें भी पढ़ते हैं, आपको मालूम है पेशे से हम सहाफ़ी हैं, और जब सहाफ़त में हम ये देखते हैं खबरें आती हैं कि पाकिस्तान में ऑन पेपर 5.5 लाख बच्चा ज्यादती का शिकार होता है हर साल। ऑन पेपर, ऑफ पेपर ये 20 लाख से ज्यादा होगा। हम खामोश तमाशाई बैठे रहते हैं। हम जब देखते हैं कितनी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, कितने लोग स्मगल हो रहे हैं, हम खामोश तमाशाई रहते हैं। हम देखते हैं कितने हमारी नौजवान यूथ मुनशियात में लग गई है, हम खामोश तमाशाई रहते हैं। 60% हम कहते हैं हम नौजवान हैं, नौजवान बेरोजगार धक्के खा रहे हैं, MBA PhDs की डिग्रियां आपकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से लेकर नौकरियां उन्हें नहीं मिलती हैं, हम खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। गदागरी माफिया, कब्जा माफिया, टैंकर माफिया, कराची के अंदर तो इतने माफियाज हैं जिसकी कोई इंतहा ना हो, हम खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। राय साहब, जुल्म हम खुद भी कर रहे हैं। हाँ, असल में जितने भी निज़ाम होते हैं ना किसी भी माशरे के, वो सारे निज़ाम जो है वो असल में सियासी निज़ाम के अंडर में होते हैं। तो सबसे पहले तो आपका वो जो निज़ाम है वो वेलफेयर बेस्ड होना चाहिए, उसके अंदर एक सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, फिर कहीं जाके आप तवक्को करेंगे कि नीचे का निज़ाम सही होगा। हम ये तो चाहते हैं कि नीचे का निज़ाम सही हो, लेकिन जो उसके ऊपर निज़ाम है वो सही नहीं हो पा रहा। लेकिन ये जो ये बात है ना, जैसी कौम वैसे हुक्मरान, मैं इसको ठीक नहीं समझ। नहीं, आप गलत कह रही हैं सहरिश, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कुरान पाक में वाज़ेह कर दिया है कि जैसे लोग होंगे वैसे ही उन्हें हुक्मरान दिए जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है सर, ये तो मैंने तफसीर में पढ़ा है कि काफ़ी जगह पे ये लिखा हुआ है। ये किसी की राय है कि जैसी कौम वैसे हुक्मरान, बल्कि हदीस में इसके बरखिलाफ है। अन्नास अला दीन मुलूकिहिम, के लोग जो हैं हुक्मरानों के दीन पे चलते हैं, हुक्मरानों के रविश पे चलते हैं, हुक्मरानों के तरीक़े पे चलते हैं। हुक्मरान अल्लाह करने वाले होंगे तो लोग भी उसी रविश पे चलेंगे, इसके बरखिलाफ आया। ये मतलब हाँ, ये कहा गया कि जैसा उनका तर्ज अमल होगा फिर कौम भी वैसी होगी। जब लीडर आपको रूल करने वाला उस तरह का मिलेगा कि मैन ऑफ प्रिंसिपल होगा। लीडर भी तो इंसान खुद चूज कर रहा है। देखिए, आप इलेक्शन के थ्रू खुद चूज कर रहे हैं। जब हमारी वज़ीर आज़म साहबा दुपट्टा डाला करती थी तो न्यूज़ एंकर भी दुपट्टा डालिया करती थी। ये आप सहरिश के दुपट्टे के लिए कह रहे हैं कि ईद के बाद भी सहरिश दुपट्टा सर पे रखें? इन जनरल कह रहा हूँ, जब वज़ीर आज़म अच्छा नहीं लगेगी। जितनी भी हमारी फीमेल एंकर्स हैं वो रमज़ान के बाद भी जब खबरें पढ़ रही हो टेलीविजन पे तो दुपट्टा सर पे हो। देखिए, इस्लाम की बात नहीं हो रही है, लेकिन हमारा एक पाकिस्तानी कल्चर है, एक हमारा ईस्टर्न कल्चर है। एटलीस्ट वी शुड ट्राई टू प्रिजर्व और ईस्टर्न कल्चर बचा है। अब सब टोटल वेस्टर्न हो गए हैं सर। नहीं, वेस्टर्न हुआ नहीं है, हो रहा है। एक्चुअली हम मरऊब हो गए हैं, अभी मगलूब नहीं हुए हैं। तो आप अपने बच्चों को वेस्टर्न कल्चर से कैसे बचा रहे हैं? बहुत मुश्किल काम है, चैलेंज है सर, बहुत बड़ा जी, बहुत मुश्किल काम है। ये स्क्रीनें जो आ गई है ना हर किसी के हाथ में, ये कहते हैं कि शैतान की दज्जाल की आंख है। स्क्रीन से वही वाली बात है ना कि आप अवेयरनेस दें कि इस स्क्रीन से क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। वो सब्जी भी कटती है, कत्ल भी हो सकता है, क्या खैर है और क्या शर। अगर ये पता ना चले इंसान को तो फिर हासिल नहीं है कुछ। इल्म हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, हर चीज़ का यूज़ होता है। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताएगा जाहिद साहब, मैं ये देख रही हूँ कि हमारी जो आजकल की यंग जनरेशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मायूसी फैल गई है। स्पेशली जिस तरह भी तरह ने भी बात की कि डिग्रीज MBA की हैं, PhD की हैं, लेकिन जॉब्स अवेलेबल नहीं है। इंटर्नशिप पे भी नहीं रखा जाता कि भाई जगह ही नहीं है, कैसे रखें। मतलब उनको उससे हट के यहाँ तो टी का स्टॉल लगाना पड़ता है डिग्री होते हुए, या बिरयानी बेचनी पड़ती है तो उनका रोज़गार चलता है। आप लोग अपनी जो आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें अपने इस तरह के स्टूडेंट्स की काउंसलिंग इस मौजू पर किस तरह कर रहे हैं? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि मायूसी की कोई बात नहीं है, और दोनों बातें जो हैं वो ठीक हैं। एक तरफ आपको ये भी नज़र आ रहा होगा कि बेरोज़गार लोग बहुत हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेके लोग बेरोज़गार हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये सोच के बैठे रहना कि हमें तो जॉब नहीं मिल सकती, हमें तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, हमारे पास फलां इलाके का डोमिसाइल है, ये भी बड़ी गलतफहमी है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा ही हो रहा होता तो फिर हम लोग नहीं बैठे होते। देखिए, हमारे जैसे लोग भी हैं जो किसी ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आए कि जहाँ पर कोई सोर्स लगा सकें या जो रिश्वत दे सकें, लेकिन हमने भी इसी तरह ट्राई किया, इंतजार किया है। हाँ, अपने तो वक्त का। ऐसा भी मायूसी की कैफियत नहीं है। कुछ हालात अच्छे नहीं है, ये बात ठीक है, मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन ये जो कैफियत हो गई है बाज़ औक़ात के लोग अप्लाई नहीं करते कि हमारा तो होगा नहीं, तो ऐसा नहीं है। सही। अच्छा चलें जी, इस ख़ास मौके पर इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से आप इस तरह की यंग जनरेशन को क्या मैसेज देंगे? मैं तो कहूँगा सहरिश जाहिद साहब, रमज़ान का आखिरी रोज़ा है, इफ्तारी में अब थोड़ा वक्त बाकी है,
क्यों ना हम मुल्क को कौम की खातिर एक दुआ करें। हाँ, ये भी और बहुत उस अच्छी दुआ बात के है। इख्तिताम पे अपने प्रोग्राम का भी इख्तिताम करें। अगर प्रोफेसर साहब अगर आप करना चाहें तो हमें बड़ी खुशी होगी। बिल्कुल, हमें दुआ करनी चाहिए। और मैं व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग हमें घरों पे देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, प्लीज़ आप भी हाथ उठाइए, हमारे साथ आमीन कहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क को कौम को दुआओं की शदीद ज़रूरत है। बिस्मिल्लाह प्रोफेसर साहब। बस दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें माह मुबारक रमज़ान से मज़ीद कस्ब फैज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। इस महीने में जो नेकियां हमने अंजाम देने की कोशिश की हैं उन्हें अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। अपनी जानिब से उसका कई गुना अजर व सवाब अता फ़रमाए। और ए अल्लाह हमारे इस महीने के खात्मे के साथ ही गुनाहों का खात्मा फरमा दे। जो लोग हमारे दरमियान नहीं रहे उनको जवार रहमत में जगह अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं उनको रिज़्क़ हलाल के मौक़े अता फरमा। जो साहिबान रोज़गार हैं उनको रोज़गार में तरक्की और बरकत और खुशहाली अता फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद सालेह अता फरमा। जो साहिबान औलाद हैं उन्हें अपने औलाद की सही तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और इस वतन अज़ीज़ को हर किस्म के दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी, फ़िरक़ावारियत से महफूज फरमा। जो लोग इस मुल्क में शरंगेज़ी करना चाहते हैं, फितना फसाद करना चाहते हैं, उनके अज़ाइम को खाक में मिला दे। हर तरह के दाखिली और ख़ारजी दुश्मनों से महफूज फरमा। दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की और खुशहाली अता फरमा। और बोल चैनल और इसमें जो लोग भी काम करने वाले हैं, जो प्रोग्राम करने वाले हैं, इन सब के दिली हाजात को बरला। और अल्लाह इस रुए ज़मीन को अदल व इंसाफ से पुर करने के लिए अपना इलाही निज़ाम नाफिज़ फरमा। और हम सब को उसके लिए काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व सहबिल मुंतजबीन। आमीन सुम्मा आमीन रहमतुल्लिल आलमीन। जाते थे एक जुमला अगर वो बोल दें, उनके ज़ाहिर है आप माशाल्लाह से चलें जी, हमें क्लोजिंग का भी कहा जा रहा है। आपका मैसेज ये है कि मायूसी जो है वो गुनाह है, और आप भी जिस बैकग्राउंड से थे वो मेहनत करके यहाँ तक खत्म हो गया, परेशान हो रहे हैं मेरे कान में। चलिए जनाब, हमें इजाजत दीजिए और ईद की खुशियों में हमें भी याद रखिएगा, टीवी पे आपको नजर आएंगे, दुआ में भी याद रखिएगा। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कल शो जरूर देखना आपने। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।